मोदी जी तो उस प्रकार के लोग हैं, इतने मतलब गलत काम करने में भी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं कि ना सिर्फ हम गलत काम करेंगे बल्कि एक तरीके से बता भी देंगे कि हम ये कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जो चुनाव हुए हैं वो तो रद्द ही होने चाहिए ना। क्या विश्लेषण चाहिए? सब सबूत मेरे पास मौजूद हैं, मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, सब सबूत सारे कुछ मैंने तैयारी करके रखी हुई है ना। विश्लेषण क्या करना है? मैं सबसे बड़ा विश्लेषक बैठा हूं, मेरे पास आए सब ले जाएं। ऑफ इंडिया जो आरएसएस का मुखपत्र है वो मेरे खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा है। तो ये सब चीजें साफ जाहिर करती हैं कि ये इतनी बड़ी ताकत है जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी घुसी हुई है और बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को भी धमकाने की क्षमता रखते हैं। ये आंदोलन के बगैर नहीं होगा क्योंकि जजिस जुडिशरी पे ऊपर भी कितना दबाव है पूरा देश जानता है। आंदोलन और मजबूती से कानूनी कार्रवाई होगी तो हरियाणा में कम से कम मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा सीटों पे तो बहुत जरूरी है कि दोबारा चुनाव रिपीट। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उन पर लगातार लोगों ने विरोध किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ विधानसभा का जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर जो है तमाम पार्टियां अब जो है वो उबलती भी नजर आ रही है और खासतौर पर कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा जी, जो लगातार जो है ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो है मुखर होकर बोलते रहे, आंदोलन किया, फिर बीच में इनका आंदोलन जो है वो रुक गया था, लेकिन फिर आंदोलन की बातचीत कर रहे हैं। महमूद पराचा जी, सबसे पहला सवाल होगा कि क्या हरियाणा के चुनाव में गड़बड़ी हुई है? ये मुद्दा उठ रहा है। 100% गड़बड़ी हुई है हरियाणा के चुनाव में भी और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी। किस तरह की गड़बड़ी हुई है? मतलब मशीनों द्वारा गड़बड़ी हुई है। मैं बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे शुरू से कह रहा हूं बात, और हमारा आंदोलन कभी भी रुका नहीं था। हाँ, सिर्फ ये बात है कि सड़कों पे कम नजर आना शुरू हो गया, लेकिन हम लोगों की तैयारी, हम लोगों के केसेस वो बाकायदा बिल्कुल पूरी ताकत से जारी हैं। वो आंदोलन जारी है, ब्रिंग बैक बैलेट का आंदोलन जारी है। जब तक वो अकम्प्लिश नहीं हो जाएगा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो सब प्रिंसिपली हमारी इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, और कांग्रेस के लिए तो मैंने नाम लेके भी बता दिया है, जो लोग हैं जो ये जो मशीनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसमें उसको सबोटाज कर रहे हैं, लीडर्स को गुमराह कर रहे हैं, लीडर्स को बहका रहे हैं और उसकी वजह से चुनाव हार रहे हैं। और उसकी बहानेबाजी करके अभी भी जो कांग्रेस पार्टी ने जो ये चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख के दी है, ये एक तरीके से मामले को रफा दफा करने के लिए दी है। अभी भी ईमानदारी के साथ मशीनों के खिलाफ किसी बड़े आंदोलन का ऐलान नहीं किया है, जबकि ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। अब तो कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश किसी के मन में भी नहीं रहनी चाहिए कि ये धांधली वाला चुनाव इलेक्शन कमीशन के अधिकारी स्वयं करा रहे। आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो मामले को दबाने की कोशिश की जा रही कांग्रेस द्वारा, लेकिन कांग्रेस के जो चाहे जयराम रमेश हो चाहे पवन खेड़ा, उन्होंने बाकायदा पीसी करके कहा है कि मतलब ये मामला जो है गड़बड़ी हुई है इसमें, और 20 सीटों की बात की। उन्होंने कहा कि 7 सीटों से तो लिखित में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ये चिट्ठी लिख के देने से अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए, किसी चोर के पास आप जाके ये कहेंगे ये चोरी बंद कर दो, तो चोर तो वो स्वयं ही है। चोर के पास आप जाके शिकायत कर रहे हैं चोरी की, तो वो उसका कोई असर होगा? रिटर्न में शिकायत कर रहे हैं। आपने किसी आंदोलन का किया, आपने इससे पहले कितनी चिट्ठियां लिखी हैं? इसका अंजाम, चिट्ठियों का अंजाम तो आपको हर बार पता है ना, यही होता है कि वो रद्दी की टोकरी में जाती हैं। इस बार भी वही किया आपने, मामले को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि अभी जो पार्टी हाईकमांड है उसमें गुस्सा होगा कि ये हुआ क्या है, पूरा देश भौचक्का है जी। तो पार्टी हाईकमांड को एक बार फिर, खासतौर से राहुल गांधी जी को गुमराह करने के लिए, एक बार फिर जाके मुंह दिखाई करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि हमने तो चिट्ठी दे दी है, अब चुनाव हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम क्या करें, रोंदू बच्चों की तरह जाके चिट्ठी देता है कोई? इतनी बड़ी पार्टी है, इतने इसके मजबूत कार्यकर्ता हैं, फॉलोअर्स हैं, एक बड़ा आंदोलन का ऐलान अभी तक नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि मन में चोर है ना, जहां से सुपारी ली हुई है मशीनों की, मशीनों को के खिलाफ आंदोलन रोकने की, उन अपने आकाओं को क्या जवाब देंगे? इसीलिए ये लोग कभी भी इसके खिलाफ आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ये सिर्फ साजिश करेंगे किस प्रकार से मशीनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको कमजोर कैसे किया जाए और अपनी लीडरशिप को गुमराह कैसे किया जाए, बहकाया कैसे जाए, ताकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मशीनों की तरफ से हट जाए। उसमें योगेंद्र यादव जी जैसे लोग भी बहुत सारे हैं जो शामिल हैं, जो इस साजिश का एक बड़ा हिस्सा है।
वकील साहब, लगातार मांग की जा रही है कि हरियाणा का चुनाव जो उसको रद्द किया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? रद्द हो पाएगा कुछ? बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जो चुनाव हुए हैं वो तो रद्द ही होने चाहिए ना, लेकिन उसका रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं, तो इलेक्शन पिटीशन डाली जाए। मेरे ख्याल से इनको कम से कम 50 सीटों पे इलेक्शन पिटीशन डालनी चाहिए, वो ये नहीं डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना अभी, और यही मेरी बात की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ती है तो आप? मैं तो दिन रात इसी काम पे लगा हुआ हूं, संविधान बचाने के काम पे। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जो संविधान बचाने के लिए 5 जनवरी को सबसे बड़ा आंदोलन किया था मशीनों के खिलाफ। उसी के बाद से तो पूरी देश में एकदम एक तरीके से ये जंगल में आग की तरह सारी ईवीएम के खिलाफ जो कई सालों से लोग आंदोलन कर रहे थे, एकदम इतना मुखर क्यों हो गया था? मगर हम तो किसी भी व्यक्ति को जो संविधान बचाने के लिए कुछ भी काम कर रहा है, हमारी दिन रात पूरी ताकत उसके साथ है ही। मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। कांग्रेस में तो मेरे सारे मित्र ही हैं ना, ये पुराने जी। सब हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है। इसमें से कितने लोग तो ये सब चीजें मेरे से ही सीखे हुए हैं। आज ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इन्हें पता है कि एक बार अगर मेरे पास आ गए तो फिर मैं तो कॉम्प्रोमाइज करता नहीं हूं ना, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब मैंने तय कर लिया है और देश की जनता ने मुझसे तय कराया कि ये मशीनों को जाना है, तो कोई भी व्यक्ति जो मुंह दिखाने के लिए इसका विरोध कर रहा है वो तो मेरे पास आएगा ही नहीं ना कभी। वरना ये देखे कह रहे हैं ये विश्लेषण करेंगे जी। क्या विश्लेषण चाहिए? सब सबूत मेरे पास मौजूद हैं, मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, सब सबूत सारे कुछ मैंने तैयारी करके रखी हुई है ना। विश्लेषण क्या करना है? मैं सबसे बड़ा विश्लेषक बैठा हूं, मेरे पास आए सब ले जाएं, हो गया विश्लेषण। अब सवाल यह है कि चुनावी नतीजे आने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह कहना कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, हम जो है वो तैयारी कर चुके हैं, हम सरकार बना रहे हैं। तो इससे भी लोग अभी ये आकलन लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये जो कुछ कहा गया ये मतलब पूरा ईवीएम की तरफ इशारा था। अमित शाह साहब ने नहीं कहा था यही जी? कहा था ना अमित शाह साहब ने। सैनी जी ने तो अमित शाह साहब के बाद ही कहा था ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये उस प्रकार के उद्दंड मनुवादी मानसिकता के, और ये अमित शाह जी और मोदी जी तो उस प्रकार के लोग हैं, इसने मतलब गलत काम करने में भी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं कि ना सिर्फ हम गलत काम करेंगे बल्कि एक तरीके से बता भी देंगे कि हम ये कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। अच्छा, मतलब उस चैलेंज को मीट नहीं कर पा रहे, उस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पा रहे इंडिया गठबंधन के लोग। ये हमारी तकलीफ है। जनता तो मशीनों को भी हरा रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोटों को भी हरा रही है, तब इतनी सीटें आ पा रही हैं मशीनों से, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स और कार्डर्स से लड़ रही है जनता, उन दोनों को हरा रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लीडरों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता का जो असली मन है आरएसएस और बीजेपी को हराने का इलेक्शन में, उनमें जनता की मदद करें, थोड़ी तो मदद करें? वो नहीं करेंगे, ये अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपने रिलैक्स मोड में रहेंगे। हाँ, पद हथियाने के लिए एक से बढ़कर एक दिन रात लगे रहेंगे कि मुझे ये पद चाहिए और मुझे वो पद चाहिए। अब देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो कौन किस पद पे रह पाएगा? आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपने एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी है ईवीएम की, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए। अब किस पाले में पहुंच रहे हैं? महमूद पराचा के ऊपर यह सवाल है कि वो अब क्या लड़ाई इस तरह की बाकी रखेंगे? कब तक लड़ेंगे इस लड़ाई को? जब तक कानूनी रूप से चुनाव नहीं होंगे। और कानून क्या कहता है देश का आज? कि चुनाव बैलेट से होने चाहिए। मतलब गैर संवैधानिक चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल गैर कानूनी और गैर संवैधानिक चुनाव हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मैं, जब तक मेरी जान में जान है, मैं देश में संविधान के साथ इतना बड़ी धोखा नहीं होने दूंगा। जब आप एक वकील हैं, जब आप इस लड़ाई को लड़ने में, मैं समझ पा रहा हूं कि मतलब कहीं ना कहीं में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि ईवीएम हटाने की मांग लगातार चल रही थी कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर वो आप जैसे वकील, एक वरिष्ठ वकील, और आपके साथ वकीलों की बड़ी टीम ने लड़ाई लड़ी, और उस तमाम लड़ाई के बाद अगर ईवीएम नहीं रुक पा रही, तो किस तरीके से रुकेगी लड़ाई? देखिए, क्योंकि हमारे जो सामने है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमारा जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनके ऊपर दबाव भी आता है। जैसे कल मैंने अभी एक इंटरव्यू परसों किया था जयराम रमेश जी को और एक योगेंद्र यादव जी के खिलाफ। तो जिन पत्रकारों से मैंने किया था, अब उनके पास फोन करके, जैसे आरएसएस का तरीका होता है उसी प्रकार का तरीका ये स्लीपर सेल भी इख्तियार कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को फोन करके उनको डराने की, धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा, ऑप इंडिया जो आरएसएस का मुखपत्र है, वो मेरे खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा है। तो ये सब चीजें साफ जाहिर करती हैं कि ये इतनी बड़ी ताकत है जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी घुसी हुई है, और बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को भी धमकाने की क्षमता रखते हैं और एक पूरा कैंपेन चलाते हैं। तो उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है ना, वो
हमारा एक अकेला ऑफिस है, हम मुट्ठी भर वकील हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग किसी ना किसी वजह से हमसे अलग भी हो गए, आप लोग जानते हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो सब लोग अब अगर संविधान को प्यार करते हैं तो उनको ईवीएम की लड़ाई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान बचाने के लिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जो गुरनाम सिंह चिरोनी साहब हैं, उनको ही चुनाव में हरवा दिया ईवीएम से। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इस बात को दर्शाती हैं कि सामने वालों की ताकत ज्यादा है। आरएसएस के 1 लाख से भी ज्यादा सोशल संगठन है। तो हम लोगों को इसीलिए तो हमें जरूरत पड़ रही है, देश की जनता को क्यों जरूरत पड़ रही है संगठित अपोजिशन की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वरना तो जनता स्वयं ही निपट लेती ना इनसे। तो ये संगठनात्मक हमें सपोर्ट चाहिए जो हमें नहीं दे रहे। इसीलिए जनता की नाराजगी, सिविल सोसाइटी की नाराजगी आज जो विपक्ष की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके प्रति भी हो रही है कि आप इस अगर आरएसएस और बीजेपी को रोक पाने की क्षमता ही नहीं रख रहे तो फिर सवालिया निशान तो आप लोगों पे भी उठेगा। लेकिन अगर यही चुनाव बैलेट पेपर से होते, यानी कि लोकसभा की मैं बात करूं, पहले लोकसभा चुनाव अगर बैलेट पेपर से होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह मैंडेट नहीं मिलता? मेरे ख्याल से 50 सीटों के आसपास आती, ज्यादा से ज्यादा ओनली 50 सीट, ओनली 50। अगर इतना रोष था जनता का आरएसएस बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति, मेरा यह मानना है, और इस पे बहस हो सकती है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि इनकी 150 आती हैं, ये आती हैं, या 100 सवा 100 आती हैं, मगर मेरा मानना यह है 50। आपने ये डाटा कैसे कलेक्ट? मैंने पूरा, मैं भी तो कुछ काम करता हूं, ऐसे तो नहीं बात करता ना मैं भी। तो ये डेटा जैसे बाकी लोगों ने किया 79 सीट्स का, वो सब क्या डेटा है, मैं उसका आपको लॉजिक भी बताता हूं। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से ये डेटा जो है, जो दूसरी जो संगठन है सिविल सोसाइटी के, उन्होंने ये आंकड़ा तैयार किया कि 80 के करीब सीटें कम आनी चाहिए थी। 4 करोड़ 65 लाख वोट जो जिनमें बढ़ोतरी हुई है, हेराफेरी हुई है, वो किस डेटा से हुई है? जो डेटा मजबूरी में जो चोरी कर रहा है, संगठन के भ्रष्ट अधिकारी जो चोरी कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा से हैं। तो असल में क्या कितनी हेराफेरी हुई होगी जो ये चोर जो बता नहीं रहे हैं, ये तो वो खुद कितनी बड़ी चोरी की होगी जो इतना तो उन्हें मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है। हरियाणा मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियोग्राफी ले रहा हूं, तो मैं तो ये दिखा सकता हूं ना कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर बूथ में ये कानून का उल्लंघन हुआ है वीडियोग्राफी के माध्यम से। इसलिए मैं कह रहा हूं 50 से ज्यादा सीटें नहीं आनी चाहिए। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़ी की बात कही जा रही है, बैटरी की बात की जा रही है कि ईवीएम मशीन की बैटरी जो है वो 99% तक चार्ज थी, तो उसमें लग रहा है आपको कुछ मतलब इस तरह का बैटरी का कुछ हेर फेर रहा हो? बिल्कुल रहा होगा, ये इस तरफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इनको इससे बेहतर बात कहनी चाहिए थी, जो शायद टेक्निकली ये लोग नहीं समझते, कांग्रेस के लोग, या समझते भी हैं तो जानबूझ के नहीं कहना चाहते। ये बैटरी की हेराफेरी की जो है, ये इस तरफ इशारा है कि ईवीएम की मशीनों में बदलाव किया, मतलब जो मशीनें एक्चुअल थी, मतलब जिनमें वोट डले थे वो फिजिकली चेंज कर ली गई हैं। इसीलिए जो बैटरी है जो कि कम होनी चाहिए, हालांकि इनको ये भी नहीं पता कितनी कम होनी चाहिए, पर बोल दिया तो बोल दिया अब, लेकिन ये इशारा इस तरफ है। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी धांधलियां होती हैं मशीनों में, वो इनको बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी नहीं लिखी है। जो पब्लिश की है चिट्ठी, वो भी एक ऐसी चिट्ठी है जो कि किसी एक नौसिखिया ने लिखी हो, ये देख के भी, जबकि हम जैसे लोग हेल्प करने को तैयार हैं। तो एक ऐसी चिट्ठी लिखना जो एक बिल्कुल ही कमजोर तथ्यों पे हो, तो और जबकि तथ्य आपके पास इससे बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी अपने आप में ये है ना कि इसको मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया, और इसका जवाब कुछ ना कुछ चुनाव आयोग झूठा सच्चा दे दे और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ये आंदोलन के बगैर नहीं होगा, क्योंकि जजिस जुडिशरी पे ऊपर भी कितना दबाव है पूरा देश जानता है। आंदोलन और मजबूती से कानूनी कार्रवाई होगी तो हरियाणा में कम से कम मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा सीटों पे तो बहुत जरूरी है कि दोबारा चुनाव हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट महमूद पराचा जी थे, तमाम सवालों के बेबाके जवाब दिए। इन्होंने कहा कि अगर अब भी निष्पक्ष तरीके से काम किया जाए और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए जिस तरीके से लड़नी चाहिए, तो कम से कम 30 सीटों पर जो है रिपीट चुनाव होने वाले हैं। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।